हेलो नमस्कार दोस्तों, चैन ऑर्बिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिस्ट्री का बैच चल रहा है। हिस्ट्री के बैच में अब तक हमने पाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर ली है। आज करेंगे हम वैदिक काल में करेंगे हम ऋग्वेद काल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक अपडेट देनी है। यदि आपको जॉब से जुड़ी अपडेट चाहिए, ये देखना है कि भर्ती कौन सी आ रही है, फार्म उसके कैसे भरने हैं, एडमिट कार्ड कैसे निकालने हैं, आपको आंसर की कैसे देखनी है, या कुछ भी फॉर्म से रिलेटेड आपको दिक्कत हो तो हमारे दूसरे चैनल को चेक कर सकते हैं जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि हिस्ट्री का बैच चल रहा है, हिस्ट्री के बैच के साथ हम पॉलिटी का बैच, जियोग्राफी का बैच और इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी का बैच भी लाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहे और आप वंचित ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेद काल। ऋग्वैदिक काल पढ़ने से पहले पहले हम वैदिक काल देख लेते हैं कि वैदिक काल क्या है। पहले देख लेते हैं वैदिक काल। वैदिक काल वो काल है जिसमें वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना जिसमें हुई है उसको वैदिक काल बोलते हैं। वेदों की रचना नहीं हुई, वेद के साथ उपनिषद भी लिखे गए, वेदांग भी लिखे गए, उसके बाद स्मृतियां भी लिखी गई, पुराण भी लिखे गए, इसी काल में लिखे गए, इसलिए इसको वैदिक काल बोलते हैं। इसका काल हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल है इसका। मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले पाषाण युग पढ़ा था हमने, फिर हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, अब वैदिक काल पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि लगभग 1300 में हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई। ठीक है, 1300 में पूर्णतः समाप्त हो गई थी, मगर 1300 से पहले 1500 में, 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है ये। 600 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल है वैदिक काल का। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मैं पहले बताने वाला था इसके बारे में, मगर अब बता देता हूँ कि ये ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सालों के पीछे ऐसा लिखा होता है कि 2000 ईस्वी। ठीक है जी। और कई सालों के पीछे ये लिखा होता है कि 2000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, तो इनमें फर्क क्या है? लग तो एक जैसे ही रहे, ये भी 2000 का साल है और ये भी 2000 का साल है। तो मैं आपको बता दूं, देखो, हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक जीरो की साल है। जीरो की साल से पहले जो साल है वो तो हाँ आपके ईसा पूर्व के साल। जीरो के बाद के हैं ईस्वी के साल। ठीक है, ईस्वी के साल, जैसे कि ये ईसा का साल हो गया, ईसा मसीह का जन्म हुआ था इसमें, ईसा। ठीक है, जीरो का साल हो गया ईसा मसीह का साल, मतलब कि ईसा का जन्म हुआ था। ईसा के जन्म के बाद के साल है जो ईस्वी के साल है। ईसा के जन्म से पहले के साल है ईस्वी पूर्व के साल है। इनको ऐसे काउंट करा जाता है जैसे कि एक साल हो गया जीरो से एक साल पहले, तो उसको एक ईस्वी पूर्व बोला जाएगा। एक ईस्वी पूर्व। यदि जीरो के बाद ईसा के जन्म के बाद का साल है वो, तो एक ईस्वी बोला जाएगा। सॉरी, एक ईस्वी। इस तरह ये ईस्वी और ईसा पूर्व होते हैं। इनमें थोड़ा सा ये भी देखना होता है, जैसे कि एक 500 ईसा पूर्व है और एक 500 ईस्वी है, ईस्वी। तो इनका टोटल, यदि इनका अंतर देखें तो इनका अंतर 1000 साल का हो गया। 500 प्लस 500, 1000 साल। ठीक है जी। 500 प्लस 500 कैसे हुआ? जैसे ईसा की जो जीरो की साल है, जीरो की साल से 500 साल पहले की बात हो रही है, 500 ईसा पूर्व, और ये 500 साल बाद की हो रही है, तो 500 साल पहले प्लस 500 साल बाद कितने हो गए? 1000 साल। ये होता है आपका ईसा और ईसा पूर्व का फंडा। ठीक है, ईसा और ईसा पूर्व समझ में आ गए, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वैदिक काल को। फिर ऋग्वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। जो वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। मतलब कि ईसा की जो साल है, जीरो जीरो से 1500 साल पहले से और 600 साल पहले तक है। मतलब ये उल्टे चलते हैं, जैसे कि 1500 साल पहले, 1500 ईसा पूर्व आ गया, वो आएगा पहले, और बाद में आएगा 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो ईस्वी के बाद के साल है वो चलते हैं सीधे, जैसे पहले एक ईस्वी आ गया, फिर 2 ईस्वी आ गया, 2 ईस्वी। और इसमें ईसा पूर्व में कैसे चलते हैं? जैसे 1500 आ गया पहले, फिर 1400 आ गया। ठीक है, ये ऐसे आएंगे ईसा पूर्व में, आपको ये ध्यान रखना है। ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक काल रहा। टोटल 900 वर्ष इसका काल खंड है, 900 वर्ष का कालखंड है इसका। और ये हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया था। मतलब कुछ मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया था, और कुछ मानते हैं कि बीच में थोड़ा सा गैप आया था। उस गैप के बारे में कोई जानकारी नहीं है पुरातत्वविदों के पास, इसलिए इसे ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद ये स्टार्ट हो गया था। 900 साल का कुल काल है ये। 900 साल में वैदिक काल दो भागों में बटा है।
दो भाग है इसके, पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इनके भी कालखंड अलग अलग हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की सभी सामाजिक आर्थिक सभी चीजें देखेंगे। जो ऋग्वैदिक काल का कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक है। और जो उत्तर वैदिक का है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। मतलब जो ऋग्वैदिक काल चला आपका 500 वर्ष चला टोटल, और उत्तर वैदिक काल चला आपका 400 वर्ष। ठीक है, टोटल इसका 900 वर्ष हो गया। ये इस तरह इसका कालखंड है, दो भागों में बटा, ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। हमने ये मोटा मोटा वैदिक काल के बारे में जान लिया, अब ऋग्वैदिक काल का स्टार्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इतिहास के स्रोत क्या है इसके, कि ये काल कैसे जाना गया, ये ऋग्वैदिक काल है और वो उत्तर वैदिक काल है। तो इसके इतिहास के स्रोत है, इसके इतिहास के स्रोत है वेदों से ही पता लगा कि ऋग्वैदिक काल ये है और उत्तर वैदिक काल ये है। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई है। 4 वेद कौन से हैं? नंबर 1 वेद है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। नंबर 2 है सामवेद, नंबर 3 है यजुर्वेद, और नंबर 4 है अर्थववेद। ये 4 वेद है आपके। इस एक वेद की रचना हुई ऋग्वैदिक काल में, इसलिए इसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा, जो 1500 से और 1000 ईसा पूर्व है, 1000 ईसा पूर्व। और इन 3 वेदों की रचना हुई उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, इसलिए इसका ऋग्वैदिक काल नाम पड़ा, क्योंकि ऋग्वेद की रचना हुई थी। मगर जो ये शुरू के 3 वेद हैं इनको बोला जाता है वेदात्री। त्रिवेदात्री क्यों बोला जाता है? 3 वेदों का इकट्ठा संकलन वेदात्री कहलाता है। इसका कारण है कि ये इकट्ठे वैदिक काल में रचे गए और ये बाद में रचा गया। इसका संकलन बाद में हुआ, अर्थवेद का संकलन बाद में हुआ और ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद का संकलन पहले हो गया। ऋग्वैदिक काल में वो हुई थी रचना ऋग्वेद की, और 2 वेदों की उत्तर वैदिक काल में हुई थी, और एक लास्ट का वेद उसके बाद इसकी रचना हुई। मगर फिर भी इसे वैदिक काल का ही मानते हैं, क्योंकि ये भी एक वेद है, 4 वेदों में से एक वेद है, इसलिए इसे वैदिक काल का वेद मानते हैं। ये हो गए हमारे इतिहास के स्रोत, इसका कालखंड, ये इसका परिचय वगैरह हो गया। उसके बाद देख लेते हैं आर्यों का परिचय। आर्य आपने कई बार सुना होगा। आर्य क्या थे? आर्य के अर्थ की बात करें तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए इसका अर्थ भी, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मुलर कोई पुरातत्वविद हुआ, अंग्रेज हुआ है, उसके अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया, और ये कबीलाई लोग थे। श्रेष्ठ या कुलीन इसका अर्थ है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन, अर्थ लिख देता हूं यहां मैं, समझ में आ जाएगा आपके। संस्कृत इनकी भाषा है, संस्कृत बोलते थे। मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे और कबीलाई लोग थे, जो वहां से युद्ध वगैरह करके और वहां से निकाले गए थे। फिर ये यहाँ इस प्रदेश में आ गए थे, इस प्रदेश में आके रहने लग गए थे। पहली बार ये सप्त सिंधु प्रदेश में आए। अक्षेत्र की बात करें तो सब सिंध प्रदेश कौन सा आपका? सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश, मतलब कि पश्चिमी भारत। उस टाइम पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ये आपका सब सिंध प्रदेश है। ये आर्यों के बारे में था। आर्य श्रेष्ठ या कुलीन कहलाते हैं, आपने मतलब खुद को श्रेष्ठ कहते थे वो। संस्कृत उनकी भाषा थी, मध्य एशिया से आए थे, कबीलाई लोग थे और सब सिंध प्रदेश में आके शुरू में बसे थे। इन्होंने वेदों की रचना की और इनसे ही ऋग्वेद काल का आरंभ हुआ। मतलब आर्य आए तभी ऋग्वेद काल का आरंभ हुआ। इससे आगे देख लेते हैं। अब इससे आगे आ गया वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आपके पहले आगे वेद, नंबर 1 वेद का मैंने बता दिया था कि 4 वेद है, इनका डिटेल में इससे आगे देखेंगे। वेद, दूसरे नंबर पे वेदांग, 3 है पुराण, 4 है उपनिषद, 5 है अरण्यक, 6 है समृतियां। वेद है 4। वेदांग वेदों के अंग होते हैं, जो वेदों के बारे में समझाते हैं, उन्हें वेदांग बोलते हैं, वेदों के अंग। पुराण हमारे 18 हैं, जैसे मत्स्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण या गरुड़ पुराण। उसके बाद उपनिषद गुरु के समीप ली गई शिक्षा। उसके बाद अरण्यक का अर्थ है जंगल, जो जंगल में जिनकी रचना की गई उन्हें कहते हैं अरण्यक, जंगल में रचना। समृतियां भी वो है जो मानव जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है उनमें। समृतियों में मतलब मानव का चाल चलन कैसा होना चाहिए, कैसे विवाह करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो समृतियों में मेन है मनुस्मृति।
ये आपके वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य से आगे डिटेल में वेद देखते हैं कि वेद कौन से वेद में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इससे आगे वेद देखते हैं हम। वेद, वेद में पहला आ गया हमारा ऋग्वेद की। एक नंबर जो विशेषता आ गई वो आ गई सबसे पुराना वेद है ये, सबसे पुराना वेद। 10 मंडल है इसमें, 10 मंडल मतलब 10 अध्याय है। नंबर 3, 1028 ऋचाएं हैं। नंबर 4, 10,600 सूतक हैं। ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नंबर 5 इसकी विशेषता है कि देवताओं की स्तुति है इसमें, देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद से हमें उस समय के राजनीतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये ऋग्वेद के बारे में था। सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल है, इसमें 1028 ऋचाएं हैं, 10,600 सूतक हैं। देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र लिखे गए हैं इसमें। पूरा ये गद्य रूप में है, जैसे कि मंत्र दिए गए हैं। जो गायत्री मंत्र है वो भी इसका एक भाग है। ठीक है, देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी है इसमें। उसके बाद आ जाता है हमारा सामवेद। नंबर 2 पे आ गया सामवेद। सामवेद एक दो विशेषताएं है इसकी। संगीत का वेद कहा जाता है इसको। नंबर 2, इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। नंबर 3, इसे गाकर पढ़ा जाता है, जैसे संगीत गाते हैं ऐसे पढ़ा जाता है। इसकी ये 3 विशेषताएं हैं। सामवेद संगीत का वेद कहलाता है ये। उसके बाद ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। उसके बाद गाकर पढ़ा जाता है ये। नंबर 4, जो सारेगामा पाधानीसा है वो सामवेद से लिया गया, क्योंकि ये संगीत के 7 सुर हैं और ये संगीत का वेद है। ये हमारा सामवेद है। सामवेद के बाद आ जाते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद नंबर 1, इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियों का वर्णन है। जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे ना उस टाइम के राजा महाराजा या फिर पुरोहित, उनका वर्णन है। नंबर 2, धनुर्विद्या का वर्णन है। धनुर्विद्या का वर्णन, यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन है यजुर्वेद में। उसके बाद धनुर्विद्या का वर्णन है और इसमें वास्तु कला का भी वर्णन है जो यजुर्वेद में है। उसके बाद इसके 2 आगे भाग आ जाते हैं। पहला भाग है, ए लिख देता हूं मैं यहाँ, पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, बी है कृष्ण यजुर्वेद। 2 इसके भाग है, 2 तरह के यजुर्वेद है। कुछ यजुर्वेद के बारे में बातें थी। उसके बाद अर्थवेद पे आ जाते हैं। ये जो 3 वेद पढ़ाए इनको वेदित्री कहा जाता है। 3 वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद को, क्योंकि ये तीनों लिखे गए थे वैदिक काल में और अर्थवेद का संकलन बाद में हुआ था। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को कहा जाता है वेदैत्री। उसके बाद नंबर 4 पे अर्थवेद आ गया। अर्थवेद भी कह देते हैं कई बार इसको। पहली जो विशेषता है, ये लोक जीवन का वेद है, मतलब कि लोगों के जीवन से संबंधित वेद है। नंबर 2, इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन है। नंबर 3, इसे लोक जीवन का वेद कहा जाता है। नंबर 4, इसमें औषधियों का वर्णन भी है। ये 4 बातें अर्थवेद के बारे में। पहला लोगों के जीवन से संबंधित वेद है ये, मतलब लोगों के जीवन की समस्या के बारे में बताया गया, उनके हल के सोल्यूशन के बारे में बताया गया। उसके बाद तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन है इसमें। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम है यदि सही तरीके से न निकले तो गलत तरीका भी इसमें बताया गया। तंत्र मंत्र, जादू टोना गलत तरीका ही है। उसके बाद लोक जीवन का वेद कहा जाता है इसे। इसका नाम एक क्या है, लोक जीवन का वेद। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लोक जीवन का वेद किस वेद को कहा जाता है, तो अर्थवेद को। उसके बाद औषधियों का वर्णन है इसमें। 4 विशेषताएं होगी अर्थवेद की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलिए और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यदि मैं मिटाऊंगा नहीं साथ साथ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। यदि वीडियो लंबी बनेगी, वीडियो लंबी बनने के बाद फिर क्या हो जाएगा कि उसको अपलोड करने में, एडिटिंग करने में, सारा कुछ करने में दिक्कत आएगी। इसलिए साथ साथ लिखते चलिए। ऋग्वेद में कुछ नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद की नदियां सारी तो सिंधु की नदियां हैं, जो वो लगा लो सिंधु, और सिंधु की सहायक नदियां लगा लो। नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 झेलम, नंबर 3 हो गई चिनाब, नंबर 4 होगी सतलुज, नंबर 5 होगी रावी, नंबर 6 होगी व्यास और नंबर 7 होगी सरस्वती नदी। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो आर्य है सप्त सिंध प्रदेश में बसे थे। सप्त सिंध प्रदेश यही है। इन नदियों की जो घाटी है, इन नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है, जैसे सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां और सरस्वती की सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान तैयार किया गया था, वो मैदान बहुत उपजाऊ था। उसमें आके आर्य रहने लगे थे, उसी को सप्त सिंध प्रदेश कहा जाता है।
ये 7 नदियां, इन 7 नदियों के पुराने नाम देख लेते हैं कि ऋग्वेद में नाम क्या है इनके, इनके पुराने नाम। देखिए ये इन नदियों के पुराने नाम है। सिंधु का पुराना नाम सिंधु ही है ऋग्वेद में। झेलम का पुराना नाम वित्सता है। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। सतलुज का पुराना नाम सतुद्री है। रावी का पुराना नाम पुरुषणी है। और व्यास का पुराना नाम विपाशा है। इसी तरह सरस्वती का नाम, पुराना नाम सरस्वती ही है ऋग्वेद में। ठीक है, ये इनके पुराने नाम है। ये ऋग्वेद की 7 नदियां, इन 7 नदियों के नाम याद कर लीजिए, कोई भी आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद थोड़ा सरस्वती भी देख लेते हैं। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वेद काल में, सबसे पवित्र नदी। नंबर 2, ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है इसका। उसके बाद इसको नदी तमा बोला जाता था, मतलब नदियों में श्रेष्ठ, नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ। सरस्वती के बारे में ये कुछ बातें हैं। सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वेद काल में। सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ इसका। सिंधु का इतनी बार नहीं हुआ, झेलम का इतनी बार नहीं हुआ, ना और नदी का हुआ। सरस्वती का सबसे ज्यादा बार जिक्र है, ना गंगा का जिक्र है, ना यमुना का जिक्र है। और नदी तमा मतलब कि नदियों में श्रेष्ठ माना जाता था इसे। ठीक है, ये आपकी ऋग्वेद काल की नदियां थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे आगे इसकी राजनीतिक व्यवस्था। इनकी राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय थी। जनजातीय मतलब आदिवासी मान सकते हैं हम। जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय थी। उसके बाद जो सबसे छोटी इकाई थी राजनीतिक व्यवस्था की, वो थी कुल। कुल कुल कई कुल मिलके बनते थे गांव, ग्राम, ग्राम बनते थे। ग्राम, कई ग्राम मिलके बनते थे विस, और कई विस मिलके बनते थे जन। जन इनकी सबसे बड़ी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई थी कुल, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी इकाई थी जन। कुल का जो मुखिया होता था वो होता था पिता, और पिता को कुलप बोला जाता था। कुल के मुखिया को कुलप बोला जाता था। कुल का मुखिया कुलप होता था। उसके बाद ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था। उसके बाद विस का मुखिया होता था विस्पति। जन का मुखिया होता था, जन का मुखिया होता था राजन। सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, उससे ऊपर ग्राम होते थे, उससे ऊपर विस, और फिर सबसे बड़ी इकाई होती थी जन। जो कुल का मुखिया होता था वो पिता होता था। पितृस्तात्मक परिवार था, और पितृस्तात्मक परिवार के साथ कुल का मुखिया पिता होने के साथ कुल के मुखिया को कुलप बोला जाता था। उसके बाद ग्राम आता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। विस का मुखिया विस्पति कहलाता था, और कई विस मिलकर जन बनाते थे। जन सबसे बड़ी इकाई थी जिसका मुखिया राजन कहलाता था। राजन। अब राजा के बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए। राजा सर्वोच्च शक्ति होता था, मगर निरंकुश नहीं। इसका एक कारण है, जैसे आजकल के नेता निरंकुश हो जाते हैं ना, इस तरह वो निरंकुश नहीं था। निरंकुश मतलब अपनी नहीं चला सकता था पूर्णतः। उसके ऊपर सभा समिति वगैरह होती थी, और जो अगला उत्तराधिकारी था वो भी सभा या समिति के द्वारा ही चुना जाता था ऋग्वेद काल में। उत्तरवैदिक काल में इसका उल्टा हो गया, पलट गया एकदम से। वो आगे उत्तरवैदिक काल में पड़ेगी। दूसरी बात, राजा को दिया जाने वाला कर, राजा कर बलि कहलाता था। राजा को दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। ठीक है, उसके बाद जो ये बलि दिया जाता था, बलि नामक कर दिया जाता था, ये स्वेच्छा से दिया जाता। स्वेच्छा मतलब इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि आपको कर देना ही पड़ेगा। ये कुछ राजा के बारे में और इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बातें थी। उसके बाद कुछ राजनीतिक व्यवस्था की बातें रहेगी, जैसे सभा रहेगी। सभा भी इनका राजनीतिक व्यवस्था का अंग थी। उसके बाद समिति रहेगी और विदत रहेगी, वो भी देख लेते हैं आप। नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, और नंबर 3 है विदत। सभा प्रतिष्ठित व्यक्ति और वृद्ध व्यक्तियों की संस्था होती थी, जो राजा के लिए गए निर्णय पर विचार करती थी, और साथ में न्यायिक कार्य भी करती थी, प्लस न्यायिक कार्य। मतलब राजा पूरी तरह निरंकुश नहीं था, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। उसके ऊपर सभा की चलती थी, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति होते थे। वो राजा के निर्णय पर विचार करते थे। यदि राजा का निर्णय सही लगा तो वो लागू कर दिया जाएगा, यदि सही नहीं लगा तो वो लागू नहीं किया जाएगा। उसके बाद न्यायिक कार्य भी ये सभा करती थी। उसके बाद समिति पे आ जाते हैं। समिति जनता की एक संस्था होती थी। ये राजा का चुनाव करती थी। राजा का चुनाव करती थी मतलब कि उस टाइम भी लोकतांत्रिक, एक तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। राजा का जो पद था वो ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये ऋग्वेद काल की बात है। और जनता की जो समिति, जनता की संस्था थी, यही इसका चुनाव करती थी। राजा का जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। सबसे प्रभावशाली, ऋग्वेद काल की सबसे प्रभावशाली संस्था थी। ये 3 बातें इसके बारे में होगी। सभा के बारे में 2 बातें होगी। उसके बाद विदत देख लेते हैं
ये सबसे पुरानी संस्था थी, ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था थी। इसमें धार्मिक, सामाजिक और सैनिक कार्यों पर विचार किया जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, महिला भाग लेती थी। ठीक है, ये कुछ विदत के बारे में। ये 3 तरह की इसकी संस्थाएं होती थी। एक सभा होती थी जिसमें प्रतिष्ठित और वृद्ध व्यक्ति होते थे, राजा के निर्णय पर विचार करते थे और न्यायिक कार्य करते थे। उसके बाद समिति, जनता की एक संस्था होती थी। इसमें ये राजा का चुनाव करती थी और ऋग्वेद की सबसे प्रभावशाली संस्था थी क्योंकि सारी जनता इसमें ही थी। उसके बाद विदत सबसे पुरानी संस्था थी ऋग्वेद काल की, धार्मिक, सामाजिक और सैनिक कार्यों पर विचार करती थी। उसके बाद महिला विभाग ले सकती थी कुछ विद्वानों के अनुसार। ये राजनीतिक व्यवस्था होगी। अब आगे कुछ प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते, प्रशासनिक अधिकारी देख लेते। साथ साथ नोट कर लीजिए, यदि आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मिटाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि क्या करें, मजबूरी है, टाइम है कम। अब आ जाते हैं इनके प्रशासनिक अधिकारियों पे। नंबर 1 हो गया पुरोहित। पुरोहित पुरोहित का काम होता था यज्ञ करवाना और राजा को सलाह देना, राजा का सलाहकार। उसके बाद नंबर 2 पे ग्रामीणी। ग्रामीणी होता था ग्राम प्रधान या सरपंच भी बोल देते हैं, सरपंच आज के टाइम में बोल देते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे होता था सूत। सूत होता था राजा का सारथी। नंबर 4 पे दूत, संदेशवाहक। उसके बाद नंबर 5 पे सेनानी, सेना का प्रमुख। उसके बाद नंबर 6 पे सपस। सपस सपस होता था गुप्तचर, रा एजेंट इनका गुप्तचर। ठीक है जी, रा का एजेंट जैसे होता है ऐसे गुप्तचर। इसमें ये प्रशासनिक अधिकारी थे। पहला था पुरोहित, इसका काम था यज्ञ करवाना, अनुष्ठान करवाना और राजा का सलाहकार होता था ये। उसके बाद ग्रामीणी, ग्रामीणी होता था ग्राम का प्रधान। सूत होता था राजा का सारथी। दूत होता संदेशवाहक, जो संदेश पहुंचाता था एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद सेनानी, सेना का प्रमुख होता था। सपस होता था गुप्तचर, जैसे रा एजेंट होता है। ठीक है, ये इसके प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रशासनिक अधिकारी के बाद इसके देख लेते सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। नंबर 1, एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे का सहयोग। नंबर 2, सबसे छोटी इकाई कुल। नंबर 3, पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था, यहाँ तक पितृसत्तात्मक हो गया था। मगर स्त्रियों की जो कंडीशन थी अब तक ठीक थी, क्योंकि कुछ स्त्रियां इसमें विद्वान भी हुई है इस काल में। ठीक है जी। उसके बाद एक दूसरे के सहयोग पे चलते थे। सबसे छोटी इकाई कुल थी और पितृसत्तात्मक परिवार था। कुल का जो मुखिया था वो कुलप कहलाता था। ठीक है, ये सामाजिक व्यवस्था थी इनकी। सामाजिक व्यवस्था में आगे आ जाते हैं इनकी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी थी इसमें। सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। पहले समझ लीजिए कि वर्ण किस प्रकार के थे। वर्ण जन्म आधारित नहीं थे, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं, जन्म नहीं, कर्म, यस, मतलब कि जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। उसके बाद 4 वर्ण थे। पहला वर्ण था ब्राह्मण। नंबर 2 स्त्रीय, स्त्रीय। नंबर 3 वैश्य। नंबर 4 हो गए शूद्र। शूद्र, ये 4 तरह के वर्ण थे। ब्राह्मणों का काम धार्मिक शिक्षा देना, यज्ञ करवाना। क्षत्रिय का काम शासन चलाना और सैन्य कार्य करना। वैश्य का काम व्यापार करना, व्यापार और आर्थिक काम करना। शूद्र काम अन्य सभी काम जो आगे, जो इससे छोटे काम आगे, मतलब कि जैसे सफाई करना और किसानी करना और सभी तरह के काम शूद्र करते थे। ठीक है, किसानी वगैरह, सफाई वगैरह या फिर माली वगैरह का काम शूद्र करते थे। ये 4 तरह की वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में अपमान नहीं किया जाता, एक दूसरे का सम्मानजनक वर्ण व्यवस्था थी। ये इसकी वर्ण व्यवस्था थी।
ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में पहले एक दूसरे का सहयोग करते थे। सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका मुखिया कुल कहलाता था। पितृ परिवार थे। उसके बाद वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित थी। तो जो जो जैसा काम करेगा वैसे वो कहलाएगा। मतलब जो सैन्य कार्य करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा, और जो सफाई वगैरह किसानी वगैरह करेगा वो शूद्र कहलाएगा। ये 4 तरह की वर्ण व्यवस्था थी। अब आगे देखते हैं। उसके बाद विवाह। विवाह विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था, पवित्र संस्कार। नंबर 2, स्वयंवर जैसी प्रथाएं थी, जैसे कि अपना वर खुद चुन सकते हैं, मतलब लव मैरिज जैसी बात होगी थोड़ी सी। मतलब इस टाइम ये नहीं था कि पिता ही पुत्री के लिए वर देखेगा, स्वयंवर जैसी प्रथाएं भी थी। उसके बाद जो कुरीतियां, बाल विवाह, सती प्रथा, और सती प्रथा नहीं थी, और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। बहु पत्नी या पति प्रचलन नहीं था, मतलब कि एक से ज्यादा पति या पत्नी नहीं रख सकते थे। ठीक है, इस काल में ये इसका ऋग्वेद काल की कुछ सामाजिक बातें थी। उसके बाद स्त्रियों की व्यवस्था देख लेते हैं कि स्त्रियों की कंडीशन कैसी थी इस काल में। स्त्रियों की स्थिति, पहली बात सम्मानजनक थी, सम्मानजनक। नंबर 2, विदत। विदत जो मैंने संस्था पढ़ाई थी, विदत में भाग लेने, शिक्षा लेने और धार्मिक कार्य में भाग लेने की अनुमति थी। स्त्रियों की जो कंडीशन थी उस टाइम ठीक थी। उसके बाद नंबर 3, विवाह की स्वतंत्रता थी। नंबर 4, वेद पढ़ सकती थी, जो सम्मानजनक स्थिति थी, विदत में भाग ले सकती, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, और धार्मिक कार्य में भाग लेने की अनुमति थी। उसके बाद विवाह की स्वतंत्रता थी, कहाँ विवाह करना, कैसे विवाह करना। उसके बाद वेद भी पढ़ सकती थी। ठीक है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की कुछ बातें आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शिक्षा। शिक्षा गुरुकुलों में होती थी। नंबर 2, श्रवण शक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता। नंबर 3, धार्मिक और चरित्र की शिक्षाएं दी जाती थी। नंबर 4, मौखिक शिक्षा थी। शिक्षा में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती है। श्रवण शक्ति मतलब याद करने की मजबूती पर, याद करने की शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। धार्मिक और चरित्र की शिक्षा दी जाती थी, और मौखिक शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद भोजन की बात कर लेते हैं कि भोजन किस प्रकार का करते थे ऋग्वेद काल के लोग। तो भोजन दोनों प्रकार का था, दोनों प्रकार, शाकाहारी और मांसाहारी। मनोरंजन में पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले मनोरंजन थे वो, और साथ में 2-3 मनोरंजन और जुड़ गए थे, जैसे कि सिंधु घाटी में नृत्य, नृत्य संगीत, जो रेडिया वगैरह सुनते थे। उसके बाद नृत्य संगीत शिकार, ये तो हो गए सिंधु घाटी सभ्यता वाले। उसके बाद 3 और जुड़ गए इसमें, रथ दौड़, रथ दौड़ करवाते थे मनोरंजन के लिए, गुड़ दौड़, क्योंकि मांसाहार का कई बार उल्लेख धार्मिक अनुष्ठानों में भी आया है। जो ऋग्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है उसमें मांसाहार का वर्णन आया, इसलिए दोनों प्रकार का भोजन था। उसके बाद मनोरंजन, जैसे जुआ खेलना। तो भोजन थे दोनों प्रकार के थे, शाकाहारी और मांसाहारी। मनोरंजन के साधन इनके नृत्य संगीत शिकार, और नृत्य संगीत शिकार तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले। उसके बाद रथ दौड़, गुड़ दौड़ और जुआ खेलना इन्होंने अलग से इन्वेंट कर लिए थे, अलग से करने लग गए थे। इसके बाद इनके आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन तो हो गया, आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं आप। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में पशुपालन मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था। नंबर 2, गाय मुद्रा और संपत्ति की प्रचारक थी, मतलब कि जिसके पास जितनी गाय वो उतना ज्यादा अमीर होता था। आधारित व्यवस्था, और गाय मुद्रा और संपत्ति की प्रचारक थी। उसके बाद कृषि की बात कर लेते हैं इसकी। कृषि में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। जौ को यव बोला जाता था, जौ क्या हो गया, यव। ठीक है जी, गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। सिंचाई का वही वर्षाधारित सिंचाई थी। ये इसका कृषि का हो गया। कृषि से आगे व्यापार देख लेते हैं। व्यापार में वस्तु आदान प्रदान व्यापार था, मतलब एक चीज ले एक चीज दे, वो व्यापार था। निष्क, एक सोने की मोहर होती थी, निष्क वो चलती थी, सोने की मोहर। और जो व्यापारी थे, स्थल मार्ग से व्यापार होता था, स्थल मार्ग
व्यापार मतलब कि ये दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करते थे, समुद्री मार्ग से व्यापार नहीं करते थे, सिर्फ स्थल मार्ग से व्यापार करते। जैसे सिंधु घाटी सप्ताह में दोनों तरह के व्यापार थे ना, इसमें सिर्फ एक तरह का व्यापार था, स्थल मार्ग व्यापार। निष्क सोने की मोहर थी, वस्तु का आदान प्रदान से व्यापार होता है, जैसे कि गेहूं के बदले चावल ले लेना, चावल के बदले जौ ले लेना। कृषि में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी, वर्षा आधारित सिंचाई थी और जौ को बोला जाता था। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में पहली बात ये प्रकृति प्रेमी लोग थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में थे, ये भी प्रकृति प्रेमी लोग थे, मतलब कि कोई खास देवता नहीं था इनका, प्रकृति प्रेमी लोग। नंबर 2, मूर्ति पूजा नहीं थी इसमें, मूर्ति पूजा नहीं थी। नंबर 3, प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर पूजा करते थे। ये 3 तरह की धार्मिक इनका जीवन था। इन्हें कुछ देवता है, वो देवता देखेंगे और उस देवता का नाम क्या है, उसके बाद उसका कार्य क्या है, अब ये देखेंगे। देवता, उसके बाद इसका कार्य। ये कुछ देवता हैं और उनके आगे उनके कार्य हैं। पहला देवता अग्नि देवता। अग्नि देवता होता था, यज्ञ का देवता मानते थे, और उसके बाद मनुष्य और देवताओं के बीच संदेशवाहक का ये कार्य करता था उनके अनुसार। उसके बाद वरुण है दूसरा देवता, इसका कार्य होता था, जल का देवता था और नैतिकता का देवता था। नंबर 3 है उषा। उषा देवी है, ये प्रातःकाल की देवी मानी जाती थी। उसके बाद पूषण, पूषण पशुओं का देवता माना जाता था। उसके बाद सूर्य प्रकाश और ऊर्जा का देवता माना जाता था। अश्विन चिकित्सा और स्वास्थ्य का देवता, मतलब मेडिकल और शरीर का देवता, मेडिकल और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ का देवता था वो। उसके बाद मरु तूफान का देवता, और सोम सोम रस का देवता था। इस प्रकार ये 8 देवता थे उनके, और इनके प्रकृति से जुड़े ही काम थे, इनके अलग काम नहीं थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति प्रेमी लोग थे। ये था आपका ऋग्वेद काल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि 1 लाख व्यू तो कम से कम आ जाए। मुझे पता है आज भी कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे, मगर कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैंने सुना है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। जाने से पहले आपको एक अपडेट दोबारा देना चाहता हूँ। यदि आपको जॉब से जुड़ी अपडेट चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल को जाके चेक कर सकते हैं, जॉब एनालिसिस का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस चैनल पे आप फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद एडमिट कार्ड कैसे निकालना है किसी जॉब का, हर एक जॉब की अपडेट मिलेगी उस पर। उसके बाद आंसर की कैसे निकालनी है, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। उस चैनल को भी एक बार जरूर जाकर चेक कर लीजिए। यदि इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए ऋग्वेद काल का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि हर एक वीडियो में करता हूं, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन आपका, जो आर्य आए थे, आर्य कौन से प्रदेश में आके बसे थे, उस प्रदेश का नाम क्या था, आपको कमेंट ये करना है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से वीडियो पे व्यू बढ़ेंगे। जितना आप कमेंट करेंगे उतने व्यू बढ़ेंगे, उतनी रीच बढ़ेगी वीडियो की, और जितनी रीच बढ़ेगी मुझे पढ़ाते हुए भी फिर मजा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए मोटिवेशन जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।